मेरे परछाई से डरते हैं पूरे लोग, तो साथ कहाँ चलेंगे। अखिलेश यादव से कभी बातचीत होती है? नहीं, खाली वो कभी दिखते तो मुस्कुरा लेते, मैं भी मुस्कुरा देता हूँ, और क्या है, और कुछ नहीं। मैंने आपके पहले ही इंटरव्यू के सवाल में कहा था कि अगर आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये समझ रही है कि ये मेरे गुलाम है, ये दरी बिछाएंगे और इनके पास कोई विकल्प नहीं है, वो गया जमाना, आप भूल जाइए उस बात को। अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा। मुंबई का जो चुनाव था उसमें बातें ऐसी हुई लुंगी पुंगी की, जनता ने वोट डालकर सबकी पुंगी बजा दी, जनता ने बता दिया। ओवैसी साहब आदाब और बहुत बहुत मुबारक आपको। 114 सीटें पूरे महाराष्ट्र में और बीएमसी में भी आपकी एंट्री, झंडे गाड़ रहे हैं आप, ये मैसेज किसको दे रहे हैं? मैडम ये तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ अल्लाह परवरदिगार का और हमारे महाराष्ट्र के यूनिट का, खास तौर से इम्तियाज जलील साहब का, कि उनकी लीडरशिप में काम कर रहे हैं। 125 हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए हैं, तो क्रेडिट हमारे महाराष्ट्र के पूरी यूनिट को जाता है, वारिस पठान को, और वहाँ पर जो हमारे वेरियस जोन्स के ऑब्जर्वर्स थे, यूसुफ पुंजानी हैं। तो मैसेज क्या है मैडम? मैसेज यही है कि जनता ने हमको वोट दिया है और हम उनके शुक्रगुजार हैं और हमारे पे जिम्मेदारी बढ़ती है। अब ये तो अच्छी बात है कि इससे जमहूरियत मजबूत होगी, लोगों में और एतमाद बढ़ेगा डेमोक्रेसी के ताल्लुक से, और बस यही हम कह सकते हैं। आपको लगता है डेमोक्रेसी महफूज है, सेफ है? क्योंकि विपक्ष के जितने नेता हैं वो कह रहे हैं डेमोक्रेसी खतरे में है, वोट चोरी हो गया फिर से। आपको लगता है वोट चोरी हुआ? वोटर लिस्ट में तो जो नाम थे, ऐसी कोई शिकायत हमको नहीं मिली पोलिंग के दिन, क्योंकि मैं खुद बड़ा क्लोजली हमारे पार्टी के जिम्मेदारों से फोन पर कांटेक्ट में था। तो वोटर लिस्ट में तो कोई मेरे को ऐसा कोई डेलिबरेटली नाम काटा गया वो तो नजर नहीं आया। हाँ, ये क्वेश्चन मार्क है कि वो जो इंक लगाना था या जो भी लगाए, बट ओवरऑल मेरे को लगता है कि आजकल इतने सीसीटीवी कैमरास और मीडिया का इतना प्रेजेंस होता है कि डुप्लीकेशन जरा मुश्किल होता है, खासतौर से अर्बन, ये तो अर्बन एरियाज कलेक्शन था म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। तो ये जरूर बोलूंगा कि जो शेड्यूल अनाउंस किया गया था उसमें कैंपेन करने का टाइम हम जैसे छोटे पार्टी को बराबर नहीं मिला। शायद इलेक्शन कमीशन को नेक्स्ट टाइम ये देखना चाहिए कि आगे कैंपेन के ताल्लुक से भी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। तो अब जो लोग इल्जाम लगा रहे पूरे इलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो फिर उनको कुछ कोरॉबोरेटिंग एविडेंस देना चाहिए लोगों को। राहुल गांधी ने तो ट्वीट करके कहा कि सरकार जो है वो गैसलाइट कर रही है देश की जनता को, खास करके जेन जी को। अब मैडम आपके प्रोग्राम पर अगर कोई कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन आते हैं या फिर उनके कोई चाहने वाले आते हैं, तो वो मुझसे ज्यादा काबिल हैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए। मैं इतना काबिल आदमी नहीं हूं किसी और पार्टी के ताल्लुक से बोल सकूं। आपने मुझसे पहले सवाल किया था इलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो मैंने आपसे कह दिया कि वोटर लिस्ट में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आया। हाँ, ये जरूर है कि पैसों का बड़ा एक मामला होता है, उसको तो रोकने की बहुत जरूरत है, वो तो एक कंटिन्यूसली उस पर मॉनिटरिंग की जरूरत है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कांग्रेस के नंबर हैं बीएमसी में, आपकी जिस तरह से ग्रोथ हुई है बीएमसी में, 100% की ग्रोथ नजर आई है आपकी, और 114 सीटें पूरे महाराष्ट्र में, आप क्या संदेश देखते हैं? क्योंकि आपकी पार्टी के कुछ लोग समाजवादी पार्टी को भी मैसेज दे रहे हैं, कांग्रेस को भी मैसेज दे रहे हैं, आपका क्या मैसेज है?
114 नहीं है मैडम, 125 हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर्स जीते हैं। मुंबई में हमारे 8 कॉर्पोरेटर जीते हैं। शिवाजी मानकुड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 वार्ड में से 6 हम लोग जीते और 2 चीता कैंप में हम लोग जीते और बहुत से मुकामात पर हम लोग सेकंड आए। अब मैसेज क्या है मैडम? मैसेज जनता मैसेज दे रही है ना कि जनता आवाम में हमारी पार्टी के ताल्लुक से ज्यादा एतमाद और कॉन्फिडेंस है और उनको लगता है कि हम लोग उनके दिलों में जो बात है, जो उनकी फिक्र है, उनकी एप्रीहेंशंस हैं, हम उसको एड्रेस कर रहे हैं। और फिर उनको ये भी लगता है कि उनके जो सिविक कम्युनिटीज का जो प्रॉब्लम है, जो दूसरी पार्टीज उसको टेकअप नहीं की, सही तरीके से उसको हल नहीं किया उनकी तकालीफ को। तो जैसा मिसाल के तौर पर समझाने के लिए आपके देखने वालों के लिए कि भाई शिवाजी मानकुड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में वहां पर तो एक डंपिंग यार्ड बना दिया गया था, बंबई के कचरे को लाकर वहां पर डाल दिया जाता। फिर वहां पर वो मेडिकल वेस्ट को जलाया जाता है। वहां पर कई सीवरेज लाइन का मसला है, पीने के पानी का मसला है। तो ये सब चीजें हैं। तो ये सब चीजें मिलकर और एक लीडरशिप का जो वैक्यूम है और लीडरशिप का जो किसी को मौका नहीं दिया जाता, तो ये सब चीजें मिलती है मैडम। इसी वजह से एक जनता और आवाम जो है अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करती है किसी पार्टी और उसी कैंडिडेट के हक में। ओवैसी साहब, अब तक देखा गया है और आपने भी कई बार कहा है कि कांग्रेस जैसी पार्टियां माइनॉरिटी वोट को अपना हक समझती हैं, एक वोट बैंक समझती हैं। आप मानते हैं कि अब जो चुनाव हुए हैं, चाहे वो बिहार के हों, चाहे वो महाराष्ट्र में और बीएमसी के हों, जनता मैसेज दे रही है और ये मैसेज क्या है? ये अगर कोई कोई पॉलिटिकल पार्टी समझती है, बशमूल मेरी पार्टी के, और मैं अपने आप को भी उसमें शामिल करता हूं, कि आपका एक कैप्टिव वोट बैंक है, तो किसी का कैप्टिव वोट बैंक नहीं रहा। आइडियोलॉजिकली जो आपकी पार्टी से लोग जुड़े हुए, ठीक है, अलग बात है, मगर उससे हटकर अगर कोई समझ रहा है कि भाई बस कैप्टिव वोट बैंक है और अगर हमको नहीं डाले तो ये वहां की जनता के लिए, वहां की प्रॉब्लम्स के लिए या फिर स्टेट के लिए या देश के लिए ठीक नहीं होगा, तो ये तो आवाम तो आजाद है, वो जिस किसी को चाहे वोट डाल सकती है। मगर अगर इस तरह की कोई सोच रख के आगे बढ़ना चाहता है राजनीति में, सियासत में, तो मैं समझता हूं कि फिर उनको ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। और हम लोग देख चुके कि बिहार में, आपने सही एग्जाम्पल दिया बिहार का। अब बिहार का आप देख लिए, बिहार में क्या हुआ। जो लोग ये समझ रहे थे कि भाई हमको छोड़कर नहीं जा सकते, जहां पर ऑल्टरनेट या विकल्प नजर आएगा, मुतबादिल नजर आएगा, और वो लोग ये समझते कि भाई इस मुतबादिल से मेरा आइडेंटिफिकेशन है और उनको लगता है कि मुझे ज्यादा इन पर कॉन्फिडेंस है क्योंकि ये उस तरह की बात कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं जो हम चाहते हैं। तो इसमें एक उस सेक्शन का एक रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए। अगर आप उसको नहीं देख रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि एक फ्यूडलिज्म सम बोला जाए उसको, या फिर आप ये समझते हैं कि भाई हमको छोड़कर किसको वोट डालेंगे, तो वो तो अब वो जमाना खत्म हो गया। अभी आपको लगता है वाकई ये जो सेक्युलर पार्टीज, क्योंकि आपने ऐसा कहा भी है अपनी स्पीचेस में कि ये सेक्युलर पार्टीज ने बिट्रे किया है आपकी कम्युनिटी को, किस तरह से बिट्रे किया है ओवैसी साहब, और किस पार्टी की तरफ आपका इशारा है? देखिए, अगर आप पार्टीज की बात करेंगे तो 11 साल में बीजेपी का रिकॉर्ड भी आपके सामने है, देश के सामने है। हर महीने में किसी ना किसी एक दिन न्यूज आती है। अब रिसेंटली बालासोर में एक मोहम्मद कामरान को, जो नाम है मुसलमान को, मॉब लिंच कर दिया गया। अब जो पार्टीज पावर में रह चुकी हैं, उनका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे और फिर आप उसको एम्पिरिकल एविडेंस से जक्स्टापोज करके देखेंगे, तो फिर वो तो उनका तो कोई रिकॉर्ड कोई बेहतर नहीं है। अब बताइए कि अगर कोई मुझसे आकर ये सवाल करे कि भाई
मुरादाबाद में 1980s में ईद के दिन ईदगाह मुरादाबाद की ईदगाह में जलियांवाला बाग से ज्यादा मुसलमान पुलिस फायरिंग में मारे गए। किस पे जिम्मेदारी आती है? तो जाहिर है उस वक्त की सरकार पर आती है। अब आप आसाम का दिल्ली मैसेकर देखते कि यकीनन वाजपेयी साहब नहीं है दुनिया में, उनकी स्पीच हुई, उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा राइट हुआ आसाम की असेंबली में, शायद उसकी रिपोर्ट भी टेबल हुई। सच्चर कमेटी है वो देख लीजिए, फिर उससे पहले गोपाल सिंह कमीशन है उसको देख लीजिए, फिर मोदी सरकार जब आई तो आप कुंडू कमेटी की रिपोर्ट देख लीजिए, उसके कोई फॉलो अप नहीं है। तो फिर यूएपीए का जो कानून बनाया गया था, जब चिदम्बरम एज ए होम मिनिस्टर, वजीर दाखिला, गृह मंत्री थे, उन्होंने जो कानून बनाया था, मैं वाहिद आदमी था, एमपी था जो उसको अपोज किया था, और मैंने कहा था कि इसका इस्तेमाल अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान, दलित, आदिवासियों पर, इंटेलेक्चुअल्स पर होगा। और वही सेक्शन 15A जिसकी मैं मुखालिफत किया था, उसका एक मैंने बताया था कि इसका इस्तेमाल होगा। आज आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसी 15A का हवाला दे रहा है। फिर 2019 में अमित शाह ने यूएपीए को और स्ट्रिंजेंट और खराब कर दिया, तो तमाम सेकुलर पार्टी उसका तायद किए। मैं और हमारे उस वक्त इम्तियाज जलील थे, उसके एक एक सेक्शन के खिलाफ हमने, इंट्रोडक्शन के खिलाफ उसको अपोज किया। फिर हमने कहा कि इसका इस्तेमाल गलत होगा। देखो, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस का वर्ड इस्तेमाल किए थे, आज आप देख रहे हैं मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा है। तो पॉलिटिकल लीडरशिप का वैक्यूम है। और ये आखिर क्यों ऐसा होता है कि जहां पर मुसलमान ज्यादा रहते हैं वहां पर डेवलपमेंट क्यों नहीं होता? ये तो फैक्ट है। आपको अगर किसी को ऊपर वाले ने आंखें दिमाग दी तो नजर आता है, आपको वहां पीने का पानी नजर नहीं आएगा, मुसलमान या दलित स्पेशली। तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन की तो मिसालें हैं। तो जाहिर है सरकार किसकी है। अब आप देख लीजिए औरंगाबाद में पिछले 10-15 साल से बीजेपी का महापौर मेयर बनता है। पानी की किल्लत है, 6 दिन 5 दिन में पानी आता है, तो डेवलपमेंट नहीं होता है। तो ये सब चीजें बड़े इंपॉर्टेंट है, और खास तौर से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के या लोकल बॉडी के इलेक्शंस में। ओवैसी साहब, मैंने सवाल पूछा था कि आपका स्टेटमेंट था कि सेक्युलर पार्टीज ऐसा करती हैं, आप बीजेपी को सेक्युलर मानते हैं? नहीं मैडम, आपने पार्टीज की बात की थी, तो सेक्युलर भी है, कम्युनल भी है, मगर जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, और मैंने बीजेपी के बारे में बहुत कुछ बोला मैंने अपने भाषण में। ये अलग बात है कि आप सिर्फ उस एक पार्ट को उठाकर तो सवाल करें, आपका राइट है, मगर मैंने जो बात की थी, मैंने बताया इस बात को कि बीजेपी ने वक्फ के जैसा काला कानून बनाया। मैंने पूछा, बीजेपी जो 11 साल से सरकार में है, नौजवान बेरोजगार हैं, फिर महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार है, उस पर तो सब पर मैं किसी के से अपील कर रहा हूं कि मुझे वोट दो, तो मेरा जिम्मेदारी यह है कि मेरे मुकाबले में बीजेपी भी थी, शिंदे की शिवसेना भी थी, अजीत पवार भी थे, कांग्रेस भी थी, शरद पवार साहब के एनसीपी भी थी, कोई हमारा रेबल कैंडिडेट भी खड़ा हो गया। तो मुझे तो सब चीज बयान करना पड़ेगा ना, ताकि वो लोग जब वोट डालने जाए तो उनको मैं कन्विंस करूं कि भाई आप मुझे वोट क्यों डाल रहे हैं। तो जाहिर है ये तो सब पार्टी बोलती, मैंने भी किया वो काम। वैसे साहब, कुछ लोगों का कहना है कि ये जो AIMIM की बढ़ती पॉपुलैरिटी है, आपकी बढ़ती सीटें हैं देश के अलग अलग भागों में, ये एक वरिंग ट्रेंड है, चिंता का विषय है, क्योंकि इससे देश की पॉलिटिक्स और पोलराइज होगी। एक तरफ हिंदुत्ववादी बीजेपी और दूसरी तरफ आपकी AIMIM। ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देंगे? नहीं, ये लोग तो मेरे को लगता है कि मेरा जवाब देना इन लोगों के लिए बेकार है, क्योंकि इनके आप किसी को एजुकेट कर सकते हैं इनके इग्नोरेंस को दूर करने के लिए। अब ये लोग एरोगेंस भी हैं, गुरूर में डूबे हुए हैं, और गाफिल भी हैं, इग्नोरेंट भी है। तो मैं क्या जवाब दे सकता हूं? एक तरफ तो हम कहते हैं कि भाई हमारी लोकशाही डेमोक्रेसी जो है पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की है, संविधान प्लुरलिज्म डाइवर्सिटी की बात करता है,
संविधान का जो प्रियम्बल है वो लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी की बात करता है। अब जब एक पार्टी संविधान देने वालों को के एस्पिरेशंस को, बाबा साहब ने जो टूल्स हमको दिए, अगर हम उसको यूज करके पॉलिटिक्स में को आकर हिस्सा ले रहे हैं और जनता अपने वोट का इस्तेमाल कर रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक वेंटिलेटिंग पॉइंट भी तो है कि अगर कोई फ्रस्ट्रेटेड अपने घर में बैठ जाएगा तो क्या वो ठीक रहेगा? वो अपनी पसंद का इजहार कर रहा है, बोल रहा है कि मुझे ये पार्टी पसंद नहीं, मुझे ये पसंद है, मैं वोट दूंगा, मेरे खिलाफ भी वोट देते हैं। तो अगर आप डेमोक्रेसी को ये चाहेंगे कि नहीं सिर्फ एक्स को वोट दो तो ही देश का फायदा होगा, वाई को मत दो, तो भाई फिर आप नॉर्थ कोरिया स्टाइल में डेमोक्रेसी करिए। जब आप फ्रेटर्निटी की, जस्टिस की, पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की हम लोग सब बात करते हैं कि भाई हमारे बुजुर्गों ने जो संविधान बनाया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उनके ख्वाब को पूरा करना है, तो बुरी बात क्या है? अगर इस देश की पार्लियामेंट में बैकवर्ड क्लास के हर समुदाय का एमपी अपर कास्ट के बराबर हो गया, तो फिर मुसलमान एमपी क्यों नहीं हो रहे? सिर्फ 4% है। तो अगर ग्राउंड लेवल पे अगर कोई लीडरशिप डेवलप हो रही है तो इससे हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होगी। मैं तो कोई आसमान की बात तो नहीं कर रहा हूं, चांद सितारों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो देश की बात कर रहा हूं। तो ये जो इनका जो एरोगेंस है कि भाई नेशनलिज्म के ठेकेदार हम हैं, कोई दूसरा बोलता है कि सेकुलरिज्म के ठेकेदार हम हैं, तो भाई मुबारक हो, आपकी दुकान आप चमका लीजिए, बल्कि आप दुकान मत चमकाइए, बल्कि आप किसी रोड पर बैठ जाइए, एक नोटरी का कागज लेकर के, जो आओ मैं तुम्हारे मुंह को चिपका दूंगा चेहरे को कि तुम सेकुलर हो, तुम राष्ट्रवादी हो। तो ये तो नहीं हो पाएगा ना। आप कैसे किसी के दिलो दिमाग पर कंट्रोल कर सकते? नहीं कर सकते। यही तो जमहूरियत की खूबसूरती है, यही तो फ्रीडम की जो हम बात करते, ये फ्रीडम हमने दिया तो जनता उसको इस्तेमाल कर रही है। तो इनको परेशानी क्यों हो रही है? इम्तियाज जलील मैडम एक एमपी था, मुस्लिम एमपी, पूरे महाराष्ट्र के 40 ऑड लोकसभा सीट में, सब कम्युनल सेकुलर मिलकर उसको हरा दिए। वो कामयाबी है क्या? आप बताइए। महाराष्ट्र में एक मुस्लिम एमपी नहीं है। इसकी जिम्मेदारी किस? मुझ पर है। और हम बोलते कि नहीं, हम पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है हमारी। तो फिर अगर पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है हम, और होना भी चाहिए, तो फिर इतने कम मुस्लिम एमपीज क्यों जीतते, एमएलएस क्यों कम जीतते? और 3-3 बार नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री, जनता ने उनको बनाया। ठीक है, हम आइडियोलॉजिकली कंप्लीटली उनको अपोज थे, अपोज करते रहेंगे। आपने उनको रोकने के लिए क्या किया बताइए? अगर बीजेपी 11 साल से सरकार में है, वक्फ का कानून किस लिए बनाया गया, CAA किस लिए बनाया गया, UAPA के कानून को अमित शाह जब लेकर आपने सपोर्ट क्यों किया? आपने बिहार में जब हमने कहा कि हमको साथ ले लो, आपने नहीं लिया, आप हार गए। किस किस की जिम्मेदारी? आप कितने, सिर्फ भारत के मुसलमानों की जिम्मेदारी है क्या ये कि बस आपके साथ रहे तो हम बड़े अच्छे, नहीं रहे तो फिर आप ये डेमोक्रेसी के लिए ऐसा हो रहा है, फुला हो रहा है? अरे डेमोक्रेसी को अगर आप बात कर रहे हैं तो उसका स्पिरिट भी तो समझो आप। लेकिन ओवैसी साहब, एक तरफ आप कहते हैं कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री को जिताया है, 3 बार प्रधानमंत्री बनाया है। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि सेक्युलर और नेशनलिस्ट ने मिलकर इम्तियाज जलील को हरा दिया। जनता ने हराया ना, किसी पार्टी ने तो नहीं हराया होगा। मैडम बिल्कुल सही है, नहीं बिल्कुल सही है, मगर रियलिटी औरंगाबाद पार्लियामेंट इलेक्शन की यही रही कि सब मिल गए, बोले कि वो अपना चुनाव बाहर होगा, यहां पर इम्तियाज नहीं जीतना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि आप कभी आई औरंगाबाद को, आप माशाल्लाह से आप ज़हीन हैं, आप देख लीजिए, आप यकीन मत करिए मेरी बात का। सबको एक ही फिक्र थी, बस इम्तियाज नहीं जीतना चाहिए। वो उन्होंने किया। हर जगह ऐसी होता है। अगर भारत की पार्लियामेंट में जितने मुसलमान एमपीज हैं, बशमूल मेरे, अगर 30-35% के ऊपर मुस्लिम वोटर है तो जीत रहे हैं, वरना कहां जीतते हैं? अच्छा, बीजेपी के पास तो खैर बीजेपी तो ओपनली बोल दी कि हम टिकट भी नहीं देंगे किसी को। तो अब जो दे रहे हैं फिर वो उनका तो काम है ना। ओवैसी साहब,
मुंबई का जो चुनाव था उसमें बातें ऐसी हुई, लुंगी पुंगी की, अन्नामलाई को रसमलाई कहा गया, बिहारियों के खिलाफ, नॉर्थ इंडियंस के खिलाफ। आप इन सारे बयानों को कैसे देखते हैं? अब मैडम रिजल्ट आ गया, जनता ने पुंगी बजा दी, किस्सा खत्म। अब क्या करेंगे? अब क्या वो बोल के फायदा क्या है? जनता ने वोट डालकर सबकी पुंगी बजा दी, जनता ने बता दिया। अब जिसको जो बजाना है बजाइए, पर 15 तारीख को जाकर उन्होंने बटन दबाकर अपनी पसंद नापसंद का इजहार कर दिया। लेकिन एक जगह ऐसी थी आकोट नगर जहां पर बीजेपी और एआईएमआईएम का एक टाई अप हो गया, जनता ने वो भी देखा इस चुनाव में। ये कौन सा फिक्स्ड मैच था ओवैसी साहब, ये समझा दीजिए। बिल्कुल, हमने आकोट के हमारे 5 म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर्स ने पहले एक गठ बना था, उसमें उनका ये बोलना था हमारे पार्टी प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील के, सर हमको नहीं मालूम था बीजेपी है। तो हमने कहा कि अब आप उस गलती को सही इस तरह से करिए कि आप अपनी म्युनिसिपैलिटी में जाकर लेटर दीजिए कि आप उस ग्रुप से बाहर आ गए। मैंने अमरावती में उनसे मुलाकात की और कहा कि दोबारा कोई पार्टी के पॉलिसी डिसीजन आप नहीं लेंगे जब तक के यूसुफ पुंजानी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, उसके इंचार्ज है विदर्भा के, और इम्तियाज जलील से बात ना करें। इन्होंने क्या किया कि बीजेपी के एक नेता के बेटे को कोऑप्शन के मेंबर में सपोर्ट की, तो इम्तियाज जलील ने इमीडिएटली उन 5 को पार्टी से खारिज कर दिया। और हम स्ट्रांग मैसेज दे रहे हैं कि अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा तो हमारा पार्टी से उनसे कोई लेना देना नहीं होगा पार्टी का। तो ये ऐसा हुआ, हमने करेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और उनको पार्टी से खारिज कर दिया। अब बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, तमिलनाडु में है, असम में है और फिर अगले साल उत्तर प्रदेश में। ओवैसी साहब, यहाँ की पार्टियां थोड़ा आपकी तरफ बड़ी गौर से देख रही हैं, थोड़ा घबरा भी रही। ममता बनर्जी महाकाल मंदिर बना रही हैं, हर हर महादेव कर रही हैं। कल अखिलेश यादव साहब जगन्नाथ मंदिर गए हुए थे। क्या इनको वोटों का आपकी तरफ जाना, खास करके माइनॉरिटी वोट आपकी तरफ जाने का डर है, जो अब वापस हिंदू वोटों की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, यही तो प्रॉब्लम है। आप अगर मुझसे हमदर्दी के और वफा की बातें करते हैं तो जमीन पर क्या हो रहा है? क्या मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट आया है? क्या सिविक कम्युनिटीज में इंप्रूवमेंट आया है? क्या आपने कुछ सेम्बलेंस ऑफ मुस्लिम लीडरशिप को मौका दिया है वहां पर, या सिर्फ उनको इस्तेमाल करते हैं? तो जमीन पर क्या है? जमीन पर कुछ नहीं है। अब जहां तक बंगाल का सवाल है, हमारे पार्टी की तरफ से आदिल हसन साहब वहां पर गए, 4-5 दिन वो रुके। मेरी मैडम आज शाम में या कल उनसे तफसीली बातचीत होगी, फिर हम लोग डिसीजन लेंगे। जहां तक यूपी का सवाल है, हम बराबर चुनाव लड़ेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस बार हमारे वहां से अच्छी तादाद में हमारे एमएलए या विधायक कामयाब हों। तो अब जहां तक अखिलेश यादव साहब का सवाल है, उन्हीं के एमएलए शिवाजी मानकुंड में 8 वार्ड में से 6 हम जीते। असेंबली इलेक्शन में, विधानसभा के चुनाव में जो वहां पर जनाब अबू आसिम साहब को वोट मिले थे, उससे 20,000 बढ़ के हमको वोट मिले। तो ये तो समाजवादी पार्टी के लोगों को एक पैगाम है, हम बराबर जाएंगे, लड़ेंगे इलेक्शन। क्योंकि आप मैडम, आप मेरी बात का यकीन मत करिए, आपके किसी रिपोर्टर को बोलिए कि जब वक्फ का बिल डिबेट हो रहा था, अखिलेश यादव की स्पीच क्या थी? वक्फ के ऊपर कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे। अगर ये उनका कैजुअल एटीट्यूड होगा, पूरा देश देख रहा है, खासतौर से मुस्लिम समाज देख रहा है कि ऐसा कानून बनने जा रहा था जिससे हमको अप्रीहेंशन है और सही साबित होगा कि मस्जिद, दरगाह, खान सब छीन ली जाएंगे। आप उनकी स्पीच देख लीजिए, इतना कैजुअल एटीट्यूड उनका रहा है। तो ये जो कैजुअलनेस है, इसलिए होता है कि भाई ये कहां जाएंगे मुझे छोड़कर, तो मालूम हो जाएगा। मैंने आपके पहले ही इंटरव्यू के सवाल में कहा था कि अगर आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये समझ रही है कि ये मेरे गुलाम है,
ये दरी बिछाएंगे और इनके पास कोई विकल्प नहीं है, वो गया जमाना, आप भूल जाइए उस बात को। अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा, ये तो बिहार के चुनाव में आपने बिल्कुल साफ कर दिया था। लेकिन आप वाकई मानते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री एक दिन कोई बुर्का पहनने वाली महिला हो सकती है? क्यों नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हो सकती है, अगर उसमें काबिलियत है, जनता उसको पसंद करती है और वोट डालने के लिए तैयार है, तो क्यों नहीं। भैया यही तो खूबसूरती है भारत के संविधान की और भारत देश की। यकीनन आज यहां पर फिरका परस्ती और नफरत की एक दीवारें खड़ा कर दी गई, मगर कब तक रहेंगे नफरत? नफरत तो खत्म होगी ना। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा संविधान इस बात की इजाजत देता है। हमारा संविधान तो पाकिस्तान की तरह नहीं है कि एक ही समुदाय रिलीजन का हो तभी आप बन सकते हैं, वो तो नहीं है। ये तो एक थ्योरेटिक कंट्री नहीं है अब तक। तो जब संविधान इजाजत देता है और जब हम बात करते हैं, भाई मैं मानता हूं मुसलमान समाज में मुस्लिम लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है, बहुत से सोशल इवल्स का भी शिकार होती हैं। तो अगर ये ऐसा होता है, मेरा ख्वाब है, मेरी कोशिश है और मुझे यकीन है कि शायद मैं जिंदा ना रहूं, आप ना रहें, मगर ये देश के लिए बड़ा तारीखी दिन होगा जब होगा इंशाअल्लाह ये, और उससे देश की मिसालें दी जाएंगी। क्या बुरी बात क्या है उसमें? राहुल गांधी को आप कितना चैलेंजर मानते हैं मोदी के बनाम? वो लीडर ऑफ अपोजिशन है और हम तो सिर्फ इस पॉइंट पर इतना कहूंगा कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन अगर हैं तो सबको साथ में वो जो पूरे अपोजिशन के एलओपी हैं वो। अब वो कितने काबिल हैं, क्या है मैडम, ये देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार आपको बताएंगे, मगर मैं तो मानता हूं कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। पर अगर आप उनके साथ चलने को तैयार हैं तो आपका भी तो एक असेसमेंट होगा। आप उन्हें कैसे देखते हैं, आपका असेसमेंट क्या है, मैं तो वो जानना चाहती हूं। अरे मैडम, मेरे परछाई से डरते हैं पूरे लोग, तो साथ कहां चलेंगे? क्यों परछाई से डरते हैं? आपसे कभी बातचीत नहीं होती? अपोजिशन में रहकर कभी बातचीत नहीं हुई आपकी राहुल गांधी से? नहीं, मेरी उनसे एक मर्तबा बातचीत हुई थी 2004 में, जब यूपीए की सरकार में जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ था, तो मोहतरमा सोनिया गांधी साहिबा के घर पर वो एक मर्तबा उनसे बातचीत हुई। उसके बाद कोई मेरी बातचीत नहीं हुई। 22 साल से कोई बातचीत नहीं? तब तो आप यूपीए के हिस्से थे। अरे मैडम, आप सपोर्ट कर, अरे मैडम, आप ऐसा बोल रहे हैं जैसा कि मैं अपने घर में बीवी से नहीं बात कर रहा हूं। क्या बात है मैडम? अरे मेरी बीवी से मेरी रोज बातचीत होती है, वो काफी है मेरे लिए। और वो अगर वो नहीं बात करा तो मुझ पर परेशानी आती है, तो मैं उसमें खुश हूं। आप ऐसा मत बोलिए। नहीं बिल्कुल, लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे परेशान मत करिए। लेकिन अगर ऑपोजिशन को स्ट्रांग होना है, मोदी को अपोज करना है, तो आपको लगता है कि कभी राहुल गांधी को फोन उठाकर आपसे बात करनी चाहिए? मैडम देखिए, वो आजाद हैं, वो उनका प्रेरोगेटिव है, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे वो उनका काम है। मेरा जो काम है, आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। चाहे वो 2004 में भी जब मनमोहन सिंह की सरकार ने यूएपीए का गलत कानून लाया, मैंने उसको टूथ एंड नेल अपोज किया था, वोट दिया उसके खिलाफ मैंने। 2014 से अब तक देख लीजिए, पार्लियामेंट में जो मेरा रिकॉर्ड रहा है। मेरे को तो बीजेपी के लोग बोलते कि यार नया बिल ला रहे, तुम फिर डिवीजन कराओगे क्या? हर चीज पे डिवीजन कराता हूं मैं, अब ताकि मालूम तो हो जाए कि ऑन रिकॉर्ड ये बात साबित हो जाए, देश को मालूम हो जाए कि भाई इस तरह का एक गलत कानून लाया गया था और असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी ने उसका अपोज किया था। तो मैं तो वो कर रहा हूं और करते रहूंगा। अब दूसरे क्या कर सकते, क्या नहीं करेंगे, तो मैडम ये तो नहीं होगा ना कि अब किसी के फिराक में कब तक हम बैठे रहेंगे। अपना जो काम है हम करेंगे। अखिलेश यादव से कभी बातचीत होती है?
नहीं नहीं, खाली वो कभी दिखते तो मुस्कुरा लेते, मैं भी मुस्कुरा देता हूं, और क्या है, और कुछ नहीं है। ऐसा चलिए, कुछ भी नहीं। मुस्कुराहटों का तांता हाँ, बना मेरी रहे। चंद्रशेखर आजाद रावण है जी। हाँ, नहीं, ये देखिए, मुस्कुराहटें भी जो होती है ना मैडम, बात सियासी होती है, बात दिल से होती है। तो वो नहीं मालूम कौन सी मुस्कुराहट है, तो हम तो जेन्युइन तरीके से कोई देखकर हमको मुस्कुराया तो हम मुस्कुराते हैं, बाज लोग अपना मुंह फेर लेते हैं हमको देखकर, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवैसी साहब, बस जाते जाते एक ही सवाल अब पूछूंगी। सवाल मेरा यह है कि आप पर आरोप लगते रहते हैं कि आप जब भी इलेक्शन लड़ते हैं तो कुछ सीटों पर लड़ते हैं, कुछ वोट काटने के लिए लड़ते हैं ताकि असल में फायदा बीजेपी को हो। इस आरोप में, इस इल्जाम में कितनी सच्चाई है? सब बकवास है, कोई सच्चाई नहीं है। मैं तो कहूंगा कि आप कभी एक दिन डिबेट करवा लीजिए, जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे उनको बुला लीजिए, मैं भी बैठता हूं, 5 मिनट में उनको अपना बोरिया बिस्तर बगल में रख के भागना पड़ेगा। ये चुनाव लड़े क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? आप परभनी में हम चुनाव लड़े, हम एक ही सीट जीत पाए, कांग्रेस वहां पर अपना मेयर बनाने जा रही है, तो इसमें मैं क्यों रू? आप बिहार में हम तैयार थे, आप नहीं आए। आप 60 सीट लड़कर 6 जीतते, मैं 29 लड़कर रावण के साथ और हमारे यूपी के जो नेता हैं स्वामी उनके साथ गए, हम लोग लड़े। तो अब ये नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, ये कब तक चलेगा? चुनाव है। आप देखिए, प्रॉब्लम क्या है ना कि आप जनता को, आवाम को जो क्रेडिट देना, जो उनको इज्जत देना आप नहीं देना चाहते। इससे इस तरह के सवालात जो लोग उठा रहे हैं, पॉलिटिकल सियासी पार्टी के जिम्मेदार, वो अपना और नाम खराब कर रहे हैं। वो जनता को, उनको जो इज्जत मिलना चाहिए, जो भाई आप उनको इंसान समझिए, उनको फ्रीडम है, उनका वो पसंद का इजहार कर रहे हैं, आप उसको तो इज्जत दीजिए, कम से कम उसको एक्सेप्ट करिए। आप नहीं करेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो अपना सफर जारी रखा हूं, जारी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मुझे तकलीफ इस बात की है, मैंने इम्तियाज जलील से शिकायत भी की कि तुमने मुझे वेस्टर्न महाराष्ट्र में मेरा प्रोग्राम हम लोग क्यों नहीं बनाए। अगर वेस्टर्न महाराष्ट्र में मेरा प्रोग्राम बनाते और मुंबई में और मेरे प्रोग्राम बनाते, तो मैं इम्तियाज की तारीफ भी कर रहा हूं। इम्तियाज ने बड़ी मेहनत की, बहुत इल्जामात और बोचार के इसमें सामना किया। मैं इम्तियाज को बोला, मिला यार तुम ये क्यों कह रहे, मुंबई में मुझे और भी जाते। तो उनका बोलना सही था, टाइम कम मिला, वरना मुझे और टाइम मिलता तो मैं और जगह जाता था। मुझे तकलीफ इस बात की है कि मैं पूरे वेस्टर्न महाराष्ट्र में और मुंबई में ज्यादा वक्त नहीं दे सका, मगर मेरे भाई और हमारे बलाला, वारिस पठान सब मेहनत किए, तो मगर और हमको करना, हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। वैसे साहब, बंगाल पर कितना निशाना है, असम पर कितना? मैं आपसे बताया कि आदिल हसन साहब को हमने अपना ऑब्जर्वर बना के भिजाया है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अभी सरसरी मेरी गुफ्तगू हुई आदिल साहब से, तो हम फिर बैठ के बात करेंगे और फिर उसमें कुछ फैसला लेंगे मैडम। चलिए, मुझे लगता है कि पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन महाराष्ट्र और मुंबई के परफॉर्मेंस के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.